जी, सो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था आर्टिकल 1.8 जिसके अंदर हमने ट्रांसपायरेशन को स्टडी किया था, ठीक है। और हमने ये कहा था कि ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो वेपोरेट होकर लीव्स के थ्रू, लीव्स में मौजूद स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाता है और वो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कूलिंग इफेक्ट देने के साथ साथ वो जाइलम या फिर नीचे प्लांट के ऊपर एक सक्शन पुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से मज़ीद पानी प्लांट की तरफ आता है, ठीक है। और इस तरह से प्लांट को जो पानी है वो मिलना शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, सो आज हमने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, पेज नंबर 9 है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन इज कंट्रोल बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। यानी आपने इस चैप्टर या इस टॉपिक में आपने क्या बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपायरेशन को, उसके रेट को बढ़ाने का सबब बनती हैं या फिर कम करने का सबब बनती हैं। यानी कि जिनके ज़्यादा होने से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा पानी प्लांट से निकलेगा, ज़्यादा जो वेपर की फॉर्म में वाटर स्टोमेटा के थ्रू निकलेगा। और अगर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके कम होने से वाटर कम अमाउंट में निकलेगा। यानी कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो चीज़ होती है जो किसी दूसरे प्रोसेस को अपनी ज़्यादा या कम होने की वजह से उसको अफेक्ट कर रही होती है, या उसको इंक्रीज़ करती है या फिर डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि आप कह लो ट्रांसपायरेशन के लिए है, दैट इज़ लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या है कि जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी होगी, ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग लाइट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ वेरी हाई, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वाटर इस्तेमाल होगा और उतना ही ज़्यादा जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो लाइट अगर स्ट्रांग होगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होगा। अगर लाइट डिम होगी, डिम मतलब बिल्कुल हल्की, इंटेंसिटी उसकी शिद्दत कम होगी, या बिल्कुल नो लाइट रात के वक्त जैसे हम कहते हैं, तो ट्रांसपायरेशन उसी लिहाज से डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन जो है ना वो लाइट की इंटेंसिटी के साथ रिलेट करता है। जितनी ज़्यादा तेज़ लाइट होती है, जितनी लाइट की इंटेंसिटी उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी, उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बच्चों इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको पता है कि लाइट तो होती ही दिन में है, डे लाइट होती है, ठीक है। डे लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होता है और उस प्रोसेस में वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स लीव के थ्रू, लीव में मौजूद स्टोमेटा के थ्रू लीव हो जाता है या उसको छोड़ देता है, निकल जाता है, डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, ठीक है। जबकि रात के वक्त ना तो लाइट होती है और स्टोमेटा भी क्लोज होते हैं, तो रात के वक्त ट्रांसपायरेशन जो है वो नहीं होती। हाँ, हम ये कह सकते हैं या तो नहीं होती या फिर बिल्कुल रिड्यूस, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो दिन के वक्त स्ट्रॉन्ग लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होता है, रात के वक्त या फिर कह लें कि जैसे सूरज गुरूब हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता लाइट डिम हो रही होती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज़ होते होते बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई, डिम लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लो या रिड्यूस्ड, ठीक है। ये दो बातें आपने लाइट से रिलेटेड बतानी हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, ठीक है ना। जैसे हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं ना कि हवा में आज नमी का तनासुब इतना है, यानी कि जो वाटर है, वाटर कंटेंट है, वो आज एयर में कितना, मॉइस्चर कितना है, नमी कितनी है, ठीक है। तो अगर एयर जो है ना वो ह्यूमिड होगी ना, जितनी ज़्यादा एयर ह्यूमिड होगी उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा, ठीक है। जैसे कि इफ़ द एयर इज़ ह्यूमिड इट कंटेन्स वाटर वेपर्स, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर इज़ रिड्यूस एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ लो, ठीक है। यानी एक तो आप कह रहे हो ना कि एक तो पहले ही हवा में मॉइस्चर है और पानी भी अपने, और प्लांट जो है वो भी अपने अंदर से अगर वाटर को रिमूव करेगा तो ज़्यादा हो सकता है। तो बैलेंस चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ह्यूमिड एयर में, यानी कि जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है, ठीक है। और अगर बिल्कुल एयर ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है, ठीक है ना, या लेस ह्यूमिड है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, यानी इसमें जहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखा है ना, इफ़ एयर इज़ ड्राई और लेस ह्यूमिड द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीफ विल बी रैपिड एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ हाई, ठीक है। मैंने दो फैक्टर्स अभी बताए हैं बच्चों, एक तो ये लाइट का और दूसरा ह्यूमिडिटी का। लाइट जिसे आप रोशनी कहते हैं, सूरज की रोशनी, तो स्ट्रॉन्ग लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है,
ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा लाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपके पास टेम्परेचर होता है उतना ही जो वाटर कंटेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो के वाटर उसमें से प्लांट में से रिमूव होता है। तो स्ट्रॉन्ग लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और डिम लाइट में रिड्यूस होता है। इसी तरह से ह्यूमिड एयर, जो पहले से ही एयर ह्यूमिड है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के थ्रू मज़ीद वाटर नहीं जाएगा, ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। जबकि ड्राई एयर में जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो हाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ आ जाती है टेम्परेचर, तो बहुत आसान है, ठीक है। ये सेकेंड लास्ट है फैक्टर टेम्परेचर। आपको ये भी पता है कि आप जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो उतना ज़्यादा लिक्विड जो है वो अपने आप को वेपर में कन्वर्ट करके वेपर की फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में किसी भी सिस्टम से किसी भी जगह से निकल के एवेपोरेट होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से the rate of transpiration increases with the rising temperature. High temperature reduces the humidity. अच्छा, अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बता रहे हैं। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर हवा जो है वो गर्म है तो उसमें नमी कम होती है, ठीक है ना, और वो आपके पास लेस ह्यूमिड होती है, ठीक है, ऑफ सराउंडिंग एयर एंड ऑल्सो इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इन दिस वे इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो आपने इसको कैसे कनेक्ट करना है, हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी मोर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। हाई टेम्परेचर होगा तो ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। दिस इज बिकॉज वार्म एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर देन द कोल्ड एयर। इस लाइन को आप अंडरलाइन करें, यह आपका पूरा रीज़न है ह्यूमिड एयर का, ह्यूमिडिटी वाले फैक्टर का भी और टेम्परेचर का भी। ये लाइन बेसिकली आपको उन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि दिस इज़ बिकॉज वार्म एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर देन द कोल्ड एयर, ठीक है। जो हवा ड्राई और गर्म होती है ना वो वाटर वेपर को ज़्यादा होल्ड करती है, ठीक है ना। तो अगर हवा ज़्यादा गर्म होगी तो पानी के वेपर ज़्यादा उसमें ठहरेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हवा कम गर्म होगी यानी कि कोल्ड होगी तो मतलब वो मॉइस्चर उसमें ज़्यादा होगा तो वो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से आपने कुछ रीजंस बताने हैं। स्ट्रॉन्ग लाइट में हाई ट्रांसपायरेशन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, डिम लाइट में लो ट्रांसपायरेशन। फिर मोर ह्यूमिडिटी होगी तो लेस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, लेस ह्यूमिडिटी होगी तो मोर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इन्वर्स रिलेशन है और टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मोर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा और जितना कम टेम्परेचर होगा लेस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा, ठीक है। और लास्ट है विंड। जितनी एयर, अब जो एयर है ना जब वो मूव कर रही होती है तो उसको विंड कहते हैं, ठीक है ना। तो जो एयर है, ठीक है, उसकी मोशन को विंड कहते हैं। और विंड जब हवा चलती है तो जितनी तेज़ हवा चलेगी उतना ज़्यादा जो वाटर वेपर्स हैं उनमें मूवमेंट आएगी, उसकी मोशन इंक्रीज़ होगी और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा हवा स्टिल होगी, रुकी भी होगी, उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रिड्यूस होता है। सो आज आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके एक्सरसाइज के MCQs मैं आपको थोड़े बता देती हूँ, ठीक है, उसको आप मार्क करना शुरू कर लें, ठीक है। सो सबसे पहला MCQ है द एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड। एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेमिना कहते हैं, लेमिना, ठीक है। लेमिना कहते हैं क्योंकि जो याद रखिएगा अगर आपने इसको मिडरिप के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि मिडरिप जो होती है ना वो प्लांट की स्टॉक की एक्सटेंशन होती है जबकि वो पूरे लीफ की बात कर रहे हैं। तो लीफ का जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है उसको आप लेमिना कहते हैं। बी ऑप्शन है फर्स्ट वाले का, ठीक है। सेकंड है द एपिकल मेरिस्टम इन रूट इज़ द जोन ऑफ। अच्छा बच्चों, एपिकल मेरिस्टम जो होता है ना ये ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है जो किसी भी प्लांट के बिल्कुल टॉप टिप पर ऊपर मौजूद होता है। और ये एपिकल मेरिस्टम ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है डिवाइड करने की। तो ऐसे प्लांट ना जिनमें एपिकल मेरिस्टम मौजूद होता है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि सफ़ेदे का दरख्त होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये रूट में मौजूद हो तो फिर क्या होगा, तो फिर दोनों चीज़ें होंगी, इलोंगेशन और मैच्योरेशन बोथ। आप इसका सी ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम, इसको मैं दोबारा रीचेक भी करूँगी एक दफ़ा, लेकिन फिलहाल आप इसका बोथ ऑप्शन लगाओ, ठीक है। द एपिकल मेरिस्टम इन रूट इज़ द जोन ऑफ इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन बोथ, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका लगाओगे, ठीक है। उसके बाद है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। बिल्कुल अंदरूनी जो लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसको आप क्या नाम देते हो, ठीक है, ये आपने बताना है। उसको आप एंडोडर्मिस कहते हो। क्या कहते हो, एंडोडर्मिस कहते हो। ए ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द लीफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस।
कौन सा पार्ट होता है लीफ का जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये तो हमें पता है लीफ ही होता है, ठीक है, लेकिन लीफ में मजीद क्या होता है? मीजोफिल होता है, ठीक है, मीजोफिल सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो डी ऑप्शन है फोर्थ वाले का। फिफ्थ है फ्लोएम इज़ अ वेजल इन द प्लांट विच कैरीज, फ्लोएम क्या लेके जाता है? ये तो आपको पता है, प्रीपेड फूड लेकर जाता है, प्रीपेड फूड लेके जाता है, ठीक है, लेकिन कहाँ लेके जाता है? टू अदर पार्ट्स फ्रॉम लीव्स, तो इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा, ठीक है, कि वो प्रिपेयर्ड फूड लेके जाता है लीफ से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 11 है द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब होती है तो क्या क्या उसका प्रोडक्ट होता है? उसका प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन, तो इसका ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है। सेवंथ वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी होती है? रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन अ प्लांट टेक्स मिनरल एंड वाटर अप थ्रू इट्स रूट सिस्टम थ्रू व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल इट ट्रैवल। आपको पता है प्लांट जब रूट सिस्टम में पानी और मिनरल्स को ऊपर पहुंचाता है तो किसके थ्रू पहुंचाता है? जाइलम के थ्रू, तो इसका ऑप्शन ए है, 8 वाले का ए ऑप्शन है, ठीक है। 9th वाला है ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स फ्रॉम, ट्रांसपिरेशन कहाँ से होती है? ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन तीनों जगह से होती है, मैंने आपको उसमें बताया था, उन्होंने ज़्यादातर आपको लीफ का बताया था, लेकिन लीफ से भी होती है, रूट से भी होती है वैसे तो, और स्टेम से भी होती है, ठीक है। तो इसका आप जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज लगा लो, ठीक है, या अच्छा आप एक काम करिएगा, इसका ऑल ऑफ दीज मत करें, इसको आप फिलहाल लीव्स लगा लें, लीव्स लगा लें, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज को लिंक नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप इसका लीव्स आंसर लगाएं, 9th वाले का ए ऑप्शन लीव्स, ठीक है। उसके बाद है द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किससे इंक्रीज होता है? लाइट की इंटेंसिटी के डिक्रीज होगी तो रेट तो डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से तो रेट डिक्रीज होता है, टेम्परेचर के डिक्रीज होने से भी रेट डिक्रीज होता है, तो स्पीड ऑफ विंड को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। आई होप सो आपको MCQ समझ में आ गए होंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में।